हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन और वेक्टर के डिफरेंस के बारे में सीखा था। आज हम उसको पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था, फिर हम उसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। वेक्टर एडिशन को लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखा था। साथ ही साथ हमने उसको एनालिटिकल मेथड से भी देखा था। एनालिटिकली हमें उसका आंसर आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। और अगर हम डिफरेंस कर रहे हो ए और बी का, तो आंसर आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ भी थीटा ए और बी के बीच का ही एंगल होता था। एक बार फिर से नजर डालते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से if we can represent two vectors in terms of magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी adjacent sides हैं और इनसे हम a और b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके बीच का एंगल है थीटा। अब अगर हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो ये पैरेललोग्राम इस तरह से दिखाई देगा। तब इसमें सम को रिप्रेजेंट करता है वो डायगोनल जो a और b के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है। ये येलो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मजेदार बात यह है कि अगर हम इसके दूसरे डायगोनल को देखें और सोचें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर यहाँ मैं एक और डायगोनल बना दूं जिसको कि यहाँ पर ग्रीन एरो से दिखाया हुआ है और मान लूं कि वो r डैश वेक्टर है, तो मैं ये सबसे पहले रिवील करना चाहता हूं कि r वेक्टर है क्या। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम देखें तो अगर हम ये बोले कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये वो डायगोनल है ग्रीन जिसको कि हमने r डैश वेक्टर बोला था, तो जब हम r डैश वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सेम ऑर्डर में दिखाए गए एरो का सम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए गए एरो के इक्वल होता है। तो b वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर बराबर होगा a वेक्टर, और इसलिए r डैश वेक्टर होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। उल्लाला, ये क्या देख लिया हमने, जहां पैरेललोग्राम का एक डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, तो एट द मीन टाइम दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है उनके डिफरेंस को। अब मैं ये तो पहले ही साबित कर चुका हूं कि चाहे मैं a प्लस बी कर लूं या b प्लस a कर लूं, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब येलो वाला जो वेक्टर है जो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे मैं b प्लस a करूं चाहे मैं a प्लस b करूं, क्योंकि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। पर क्या वेक्टर का डिफरेंस कम्यूटेटिव होता है? तो एक बार फिर से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम दोबारा से इसी ट्राइंगल को बनाएं, लेकिन अब की बार बस हम अपोजिट डायरेक्शन में r वेक्टर ले लें, तो हम उसको r डबल डैश वेक्टर बोल देते हैं। लेकिन अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से a वेक्टर प्लस r डबल डैश वेक्टर बराबर होगा b वेक्टर, इसलिए r डबल डैश वेक्टर बराबर होगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ओहो, इसका मतलब जो ये ग्रीन वाला एरो है वो दिखा रहा था a वेक्टर माइनस b वेक्टर, पर जो रेड वाला एरो है वो दिखा रहा है b वेक्टर माइनस a वेक्टर। मतलब अगर मैं यहाँ एक एरो लगा दूं जहां ग्रीन वाला एरो दिखा रहा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, वहीं रेड वाला दिखाएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। इसका मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल नहीं होते। हाँ, a वेक्टर माइनस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, क्योंकि लेंथ तो देखो रेड वाले और ग्रीन वाले दोनों एरो की सेम ही है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसलिए एकदम सही स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही स्टेटमेंट है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर होगा निगेटिव ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर के। इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। याद करो, वेक्टर सम होता था कम्यूटेटिव, यानी b प्लस a और a प्लस b का एक जैसा आंसर आता था, जबकि वेक्टर का डिफरेंस होता है एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब मैग्नीट्यूड में तो सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट। तो बच्चों हम फटाफट अब समझ लेते हैं बात को। देखो भाई, हमें एक बात क्लियर है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में ही कहीं पर आएगा।
एक डायगोनल अगर सम को रिप्रेजेंट करेगा तो दूसरा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन डिफरेंस लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ से थोड़ा सोच के कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए प्लस बी वेक्टर है या ए माइनस बी वेक्टर है, ये आपको वहां पे सोचना है। इसके अलावा सर अब ये कैसे पता लगाएंगे सर के ए प्लस बी बड़ा है कि ए माइनस बी बड़ा है, अरे उसके लिए जादू मंत्र है, वो अपन अभी कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो नोट करने के लिए है वो ये है दैट रिजल्टेंट इज टिल्टेड टुवर्ड्स दैट कंपोनेंट which has large length और which has large magnitude। यानी कि रिजल्टेंट देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में ही कहीं पे होता है और वो किसकी तरफ झुका हुआ होता है, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों वेक्टर ना रिजल्टेंट को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, आजा 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 आजा, रिजल्टेंट किसकी तरफ ज्यादा झुक जाएगा, जो सॉलिड होगा जिसमें ताकत ज्यादा होगी। चलो कोशिश करके देखते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट फिगर बनाया उसमें मैंने आपको दिखाया कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर जो है उनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर। आर वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, बी के साथ एंगल बना रहा है बीटा। ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब मैंने सेकंड जो फिगर बनाया उसमें मैंने क्या किया, मैंने जानबूझकर फोर्सफुली ए की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी, ए को लंबा कर दिया। ए को लंबा करा तो देखो क्या हुआ, जो वेक्टर है वो किसकी तरफ झुकने लगा, ए की तरफ झुकने लगा। मतलब अगर ए का मैग्नीट्यूड है ज्यादा, बी का मैग्नीट्यूड है कम, अल्फा होगा छोटा एंगल और बीटा होगा बड़ा एंगल, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा उसके साथ एंगल बनेगा छोटा, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा छोटा उसके साथ एंगल बनाएगा रिजल्टेंट बड़ा। इसी को समझाने के लिए मैंने थर्ड फिगर बनाया। थर्ड फिगर में मैंने दोबारा से क्या किया, बी का मैग्नीट्यूड बड़ा कर दिया। तो आप देखो बीटा तो हो गया छोटा, अल्फा हो गया बड़ा, यानी जब बी का मैग्नीट्यूड हो गया ज्यादा, ए का मैग्नीट्यूड हो गया कम, जिसका मैग्नीट्यूड था ज्यादा उसके साथ एंगल बन गया छोटा, और जिसका मैग्नीट्यूड था छोटा उसके साथ एंगल बन गया बड़ा। यानी मैं दोबारा बोलूंगा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट कि रिजल्टेंट लाइक्स लंबा वाला कंपोनेंट, रिजल्टेंट को लंबा कंपोनेंट पसंद है, रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिस कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होती है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ होता है। सपोज हम एक पैरेललोग्राम बनाए लेकिन वो रेक्टेंगल हो, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम में चार साइड होती है और जिनमें जो आमने सामने की साइड होती है वो आपस में बराबर लेंथ की होती है। आप एंगल कुछ भी सेट कर सकते हो, तो अगर हम पैरेललोग्राम को थोड़ा सा घुमाएं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब साहब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसकी साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब रेक्टेंगल अगर हमारे पास है तो ये पक्की बात है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैं इनके मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रहा, कोई भी लंबा कोई भी छोटा हो सकता है ए बड़ा हो बी छोटा हो, बी बड़ा हो ए छोटा हो। ए और बी के बड़ा या छोटा होने से अल्फा बीटा पे असर पड़ेगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन मैं किसी दूसरी चीज पे बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी परपेंडिकुलर है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि ए प्लस बी एक डायगोनल दिखा रहा होगा और ए माइनस बी दूसरा डायगोनल दिखा रहा होगा। जैसे कि येलो वाला डायगोनल बता रहा है मेरे को ए प्लस बी। ओके, ऑब्वियसली ये ए के साथ छोटा एंगल बना रहा होगा, बी के साथ बड़ा एंगल बना रहा होगा, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, वो हम समझते हैं। लेकिन ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस समय ए माइनस बी कहाँ होगा, तो इस समय ये ग्रीन वाला वेक्टर बता रहा होगा ए माइनस बी। अब मजेदार बात क्या देख रहे हो पता है, कि ये जो दोनों डायगोनल है इनकी लेंथ बराबर है, क्योंकि हमने तो बचपन में ज्योमेट्री में पढ़ लिया था कि जो रेक्टेंगल होते हैं ना उसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। अरे तो मेरे को एक सेट रूल पता चल गया, व्हेनेवर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, दैट मींस वो वेक्टर जिनको हम आपस में ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये पक्का हो गया कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे ये क्या रिजल्ट आ गया, क्या ये रिजल्ट सही है, क्या ये रिजल्ट सही है, क्या ये रिजल्ट सही है? अच्छा 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 अच्छा, चलो चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। मेरे को क्या पता था, a प्लस बी के बारे में क्या पता था, r वेक्टर के बारे में क्या पता था कि वो होता है अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या आता था, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे कल ही पढ़ाया था भाई। और
अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है तो वो क्या आता था, अरे वो भी आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने बार बार कहा था 90 डिग्री पर सम और डिफरेंस बराबर होते हैं, 90 डिग्री पर सम और डिफरेंस बराबर होते हैं। लेकिन वो मैंने किससे बताया था, वो मैंने बताया था एनालिटिकल मेथड से। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ग्राफिकली दिखा रहा हूँ आपको। ग्राफिकली देखो ना, दोनों ग्रीन वाला वेक्टर और येलो वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है। आई रिपीट, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमारे पास सेट रूल बन गया, हमारे पास सेट रूल बन गया कि अगर जिनको कंबाइन कर रहे हैं वेक्टर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनके जो आंसर आएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के, वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। अब सपोज हमने अपने पैरेललोग्राम को कन्वर्ट कर लिया एक रोम्बस में। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स एकदम इक्वल होती है। तो इसका मतलब अभी हमारे पास डेटा क्या है भाई, हमारे रोम्बस बनाने से हो क्या गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। मतलब हमने जिन दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। लो, जिन वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। पिछली बार क्या था, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो परपेंडिकुलर थे, परपेंडिकुलर थे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड सेम आ गई थी। अभी ए और बी म्यूचुअली पता नहीं कितने एंगल पर है, हमें नहीं पता इनके बीच का एंगल, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार 90 था, कुछ भी एंगल ले लिया, लेकिन ए और बी बराबर है, बराबर है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो फिर से येलो वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को, ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि इसकी चारों साइड एकदम इक्वल होती है, लेकिन इसके डायगोनल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेंथ में बराबर नहीं है भाई, लेंथ में बराबर नहीं है। येलो वाला बड़ा दिख रहा है, ग्रीन वाला छोटा दिख रहा है। हेलो, येलो वाला बड़ा दिख रहा है, ग्रीन वाला छोटा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 90 डिग्री पर है। इसका मतलब अगर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो उनके सम और डिफरेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो उनके सम और डिफरेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अरे ये तो उल्टा सीधा एक समान हो गया भाई। अभी क्या सीखा था हमने, अभी सीखा था कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। अब अगर ए और बी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, मतलब वेक्टर्स इक्वल तो सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर, और अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो सम और डिफरेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल। अगर सम और डिफरेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, और अगर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल तो सम और डिफरेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब इनपुट परपेंडिकुलर तो आउटपुट मैग्नीट्यूड में सेम, इनपुट मैग्नीट्यूड में सेम तो आउटपुट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कितना आसान है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि एक तो उसकी सारी साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होती है। तो हे भगवान, हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमको चमकता है कि अगर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमारा दिमाग पहले से इस बात के लिए तैयार बैठा है कि तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। यही तो मैंने पढ़ाया था। अच्छा, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर भी है। अरे, इसके लिए मैंने पढ़ाया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी मैग्नीट्यूड में भी सेम होना चाहिए और उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं।
तो फिर से येलो वाला वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से येलो वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को, और ग्रीन वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। हमको स्क्वायर के बारे में पहले से पता है कि इसके डायगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारी एक बात प्रूव हो गई। और इसके डायगोनल्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो दूसरी बात भी प्रूव हो गई। तो एकदम मेरे को जबरदस्त समझ में आ गया कि जब जब ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। जब जब ए और बी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। फिर पूछ लेते हैं कि ए प्लस बी या ए माइनस बी में से कौन कब बड़ा होगा और कौन कब छोटा होगा। चलो उसका भी फैसला कर लेते हैं। देखो, एक डायगोनल बता रहा है ए प्लस बी को और दूसरा डायगोनल बता रहा है ए माइनस बी को। जो मेजर डायगोनल होगा वो बड़ा होगा, जो माइनर डायगोनल होगा वो छोटा होगा। अगर हम ये पता कर ले कि कब कौन सा डायगोनल मेजर होता है और कब कौन सा डायगोनल माइनर होता है, इसके लिए अगर हम कंडीशन पता कर ले तो हम दो वेक्टर के बीच का एंगल देखकर ही बिंदास बता सकते हैं कि वहां पर कौन सा डायगोनल बड़ा होगा, कौन सा डायगोनल छोटा होगा, मतलब सम बड़ा होगा या डिफरेंस बड़ा होगा। चलो चेक करते हैं। तो अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो आप देख सकते हैं मेजर डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करेगा और माइनर डायगोनल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, जब जब एक्यूट एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो उनका सम मैग्नीट्यूड में डिफरेंस से बड़ा आएगा। सम मैग्नीट्यूड में डिफरेंस से बड़ा आएगा अगर थीटा 90 से छोटा है तो। सो अब अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस हो, ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो माइनर डायगोनल और मेजर डायगोनल कौन होंगे देखते हैं। तो अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो हम देख रहे हैं कि जो सम रिप्रेजेंट कर रहा था वो डायगोनल हो गया माइनर, और जो डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा था वो डायगोनल हो गया मेजर। अरे वाह, मतलब जैसे ही थीटा 90 से बड़ा होगा वैसे ही ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ज्यादा और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कम। अरे अब तो हमें पूरा वेक्टर अलजेब्रा समझ में आ गया। जब थीटा यानी ए और बी के बीच का एंगल अगर 90 से छोटा तो ए प्लस बी बड़ा, ए माइनस बी छोटा, 90 से बड़ा तो ए माइनस बी बड़ा, ए प्लस बी छोटा, और एग्जैक्टली 90 डिग्री तो हम प्रूव कर ही चुके हैं कि तब ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल। So students, first numerical है that a physical quantity m is equal to 5 kilogram is multiplied by a vector v such that p vector is equal to m times v vector. Then find out magnitude and direction of p vector if v vector is equal to 8 meter per second in each direction. मैंने आपको जो पहला ऑपरेशन बताया था वेक्टर्स के लिए वो बताया था कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और अगर वो स्केलर एक पॉजिटिव नंबर हो तो केवल मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, डायरेक्शन एज इट इज रहती है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि हमें m बराबर दिया गया है 5 किलोग्राम, जो कि एक स्केलर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, यूनिट किलोग्राम है, यानी इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। जबकि ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमारे पास दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट इसकी डायरेक्शन है और 8 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम यहां से P निकालें, P हम आगे चल के पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम होता है, पर फिलहाल इन्होंने हमें लिख कर दे दिया है। तो एम वी वेक्टर निकालें, तो m तो हो गया 5 किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से 5 इंटू 8 हो गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि यूनिट होती होगी मोमेंटम की, ड्यू ईस्ट। यानी आप अगर इसको ठीक तरह से समझे तो इस वेलोसिटी वेक्टर में
इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 5 था और इसका मैग्नीट्यूड 8 था, तो 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ यूनिट भी चेंज हो गई। मतलब इस सवाल से हमने क्या शिक्षा ली? इस सवाल से हमें पता चला कि मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड में यूनिट भी होती है, वो भी चेंज हो गई। मतलब इफ वी मल्टीप्लाई a vector with a scalar, then physical quantity is a new vector। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा लिखवाने का मतलब क्या है? वेलोसिटी एक अलग वेक्टर था। अब अगर मास की जगह कोई नंबर होता, जैसे हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, उसमें किलोग्राम नहीं होता, तो वो वेलोसिटी ही रहती और उसकी लेंथ, उसकी साइज, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता। लेकिन हमने यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी मास से मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी को एक फिजिकल क्वांटिटी मास से मल्टीप्लाई किया, तो वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई। पर क्योंकि उसमें एक वेक्टर था, एक स्केलर था, तो जो नई क्वांटिटी बनी वो भी वेक्टर बन गई। क्योंकि हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं वेक्टर को, तो एक नया वेक्टर बनता है। ये तो बात हमें पहले से पता थी, लेकिन अब ये भी सिखाया गया कि अगर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास से, दोनों की यूनिट है, तो उनकी जो यूनिट मल्टीप्लाई होकर नई यूनिट बनाएंगी, उसका एक नया फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन वेक्टर्स। इसमें हमारा पहला सवाल है जिसमें हमको ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i माइनस जे और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है -2i प्लस जे। हमको कैलकुलेट करना है आर वेक्टर, जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसलिए हमको 3i माइनस जे के साथ ऐड करना होगा -2i प्लस 4j। देखिए वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करना बहुत आसान है। i को i के साथ ऐड कीजिए और j को j के साथ, तो 3i और -2i मिलकर हो जाएगा प्लस का i, और माइनस का j और प्लस का 4j मिलकर हो जाएगा प्लस का 3j। इस तरह आपके पास a प्लस b आ गया। बिल्कुल इसी तरह दूसरे सवाल में a वेक्टर बराबर दे रखा है j प्लस 2 के और b वेक्टर बराबर दे रखा है -3 के। i को i के साथ ऐड करना होता है और j को j के साथ ऐड करना होता है और k को k के साथ ऐड करना होता है या सेपरेट करना होता है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन वहां हो रहा हो। सो इसलिए यहां पर हो गया j प्लस 2 के प्लस -3 के, तो आंसर आ गया j माइनस के। सिंपल, j में j, k में k। तो इस तरह हम डायरेक्ट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर इफ a वेक्टर इज इक्वल टू -4i प्लस 3j एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 2j। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि 3a वेक्टर क्या होगा। 3 एक स्केलर है और हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर को, जो है माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, इसलिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे कि 4i प्लस 3j को मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया हमारे पास 12i प्लस 9j। ये हमारे पास 3a की वैल्यू हो गई। सो b वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। b वेक्टर था 6i कैप प्लस 2j कैप, सो 4b वेक्टर बराबर हो जाएगा 24i कैप प्लस 8j कैप। हमको वैल्यू चाहिए 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर की। उसको ऐड करेंगे हम -12i प्लस 9j को 24i प्लस 8j के साथ।
तो ये हो गया हमारे पास आई से आई ऐड होके 12 और 17 j। Next question है two forces of same magnitude 50 Newton acts at an angle of 60 degree, find their resultant। तो इनका कहना है कि हमारे पास दो फोर्स रहे होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 50 न्यूटन है और ये भी 50 न्यूटन है, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, हमें बताना है इनका रिजल्टेंट कितना होगा। एक बात मैं पहले से ही जानता हूं दैट रिजल्टेंट लाइक्स लंबा वाला कंपोनेंट, इसलिए अगर मैं यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाऊं तो मुझे पक्का यकीन है कि जो इनका रिजल्टेंट है वो इधर से भी 30 डिग्री पर होगा और वो इधर से भी 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट उधर झुका हुआ होता है जो कंपोनेंट बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही कंपोनेंट बराबर हैं, इसलिए मैं एंगल निकालने के लिए तो कुछ भी मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपने ज्योमेट्री से भी पढ़ लिया, ग्राफ से भी पढ़ लिया, अपने कैलकुलेशन से भी पढ़ लिया कि रिजल्टेंट बीच में ही कहीं होता है, उसे लंबा कंपोनेंट पसंद है तो वो बीचों बीच में ही होगा इनमें, क्योंकि दोनों कंपोनेंट बराबर है। फिर मुझे याद आया कि मैंने ऐसा पढ़ाया था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और ए हो, लास्ट लेक्चर में लास्ट में पढ़ाया था मैंने कि तो हमारे पास आर की आंसर आती है 2a cos थीटा बाय 2। ये अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें नेट फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, वो नेट फोर्स होगा 2f cos थीटा बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 2f की जगह लिख सकते हैं 50 cos 60 बाय 2 मतलब cos 30 मतलब रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 50 रूट 3 न्यूटन। और आप बोले F1 से भी 30 डिग्री पर और F2 से भी 30 डिग्री पर, तो हम डायरेक्शन भी बता पा रहे हैं। So students, next question है find a vector plus b vector if a has a magnitude 6 and b has a magnitude 10 and theta is 60 degree। कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसलिए ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब 6, बी का मतलब 10 और cos थीटा का मतलब cos 60। ये हो गया हमारे पास 36, ये हो गया हमारे पास 100, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू 10 और ये हो गया 1/2, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया 196 मतलब 14। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड देयर डिफरेंस। इन्होंने बोला कि दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। देखिए अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो ए कैप कैप लगा लेता है, टोपी लगा लेता है तो यूनिट वेक्टर होता है, और बी भी एक यूनिट वेक्टर है, तो पहली बात तो ए और बी दोनों की मैग्नीट्यूड होगी सेम और वो कितनी होगी 1। इनके बीच में कुछ भी एंगल होगा, मतलब हो सकता है ये ए कैप हो, ये बी कैप हो सकता है ये ए कैप हो, ये बी कैप हो, और इनके बीच में कुछ भी एंगल हो। जब तक ये एंगल नहीं पता चले तब तक मैं वेक्टर अलजेब्रा में कुछ कर तो नहीं सकता, ठीक है। तो मुझको लगता है कि अगर मैं ए कैप प्लस बी कैप की मैग्नीट्यूड निकालूं, जो कि उन्होंने बोल रखी है कि 1 आएगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज वंस अगेन अ यूनिट वेक्टर। अच्छी बात है। जब भी दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला था 2a cos थीटा बाय 2। यहाँ a की वैल्यू 1 होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है दोनों का ही, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2a, फिर लिख सकते हैं cos
थीटा हमें पता नहीं बाय 2। ये तो हमारे पास a प्लस बी की मैग्नीट्यूड आ गई। ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब cos थीटा बाय 2 किसके बराबर होना चाहिए? 1 बाय 2 के बराबर होना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि cos की टेबल में 1 बाय 2 वैल्यू कब आती थी? अरे cos 60 डिग्री पर आती थी वो तो 1 बाय 2 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। इससे थीटा बाय 2 की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। इसका मतलब वो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 120 रहा होगा। ओहो, तो हमें सच्चाई पता चल गई। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम सोच रहे थे ऐसा होगा, नहीं, ए वेक्टर यहाँ है ए कैप और बी कैप यहाँ है और इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ये हमें पता चल गया। हम थीटा मान के चले थे, हमने रिवील कर लिया कि वो 120 है। अब हमको डिफरेंस निकालना है, सोच कर देखते हैं। डिफरेंस मतलब ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। हे भगवान, वो क्या होता है? वो होता है 2a साइन थीटा बाय 2। यहाँ पर a क्या है? 1 है। साइन थीटा हमें पता चली गया 120 बाय 2। तो ऐसा करने पर ये हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन 60। साइन 60 मतलब √3 बाय 2। तो इसकी आंसर आ गई √3। मतलब a कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड जो उन्होंने हमें निकालने के लिए दिया था वो हमारे पास आ गया √3। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, फाइंड रेंज ऑफ रिजल्टेंट। ओके, हमने आपको सिखाया कि वेक्टर सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की आंसर F1 माइनस F2 से F1 प्लस F2 तक कुछ भी आ सकती है। इसीलिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत होती थी, क्योंकि अर्थमेटिक अलजेब्रा में तो F1 प्लस F2 सीधे F1 प्लस F2 ही आएगा। 15 और 20 को ऐड करने के बाद वहां पर 15 प्लस 20 ही आएगा, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। दो वेक्टर के बीच के एंगल के बेसिस पे आंसर चेंज होता है। तो इसका आंसर 20 माइनस 15 से 20 प्लस 15 तक, मतलब 5 से लेकर 35 न्यूटन तक कुछ भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि इनके बीच का एंगल क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है जिसमें हमें बताया गया व्हेन टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल थीटा एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। मतलब यहाँ दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के साथ किसी एंगल थीटा पर है और उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के परपेंडिकुलर है। ये बहुत फेमस कंडीशन है जिसमें रिवर को क्रॉस करने वाली प्रॉब्लम्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द फिजिक्स हमारे सामने आते रहेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और हमें जो रिजल्टेंट चाहिए ए और बी वेक्टर का वो परपेंडिकुलर चाहिए ए वेक्टर के। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो अगर हमें ए और बी का रिजल्टेंट ही ए के साथ 90 डिग्री पर चाहिए तो ए और बी के बीच में तो 90 से बड़ा एंगल होना चाहिए भाई। इसका मतलब ये कंडीशन केवल और केवल तभी सही है जब थीटा 90 से बड़ा है, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर ये बी वेक्टर है और ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ये गारंटेड 90 से बड़ा एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर ही इनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से हो सकता है जैसा कि डिजायर्ड है। ये आर वेक्टर है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो अल्फा एंगल है वो 90 है जो आर वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ बनाया है। अगर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो ये पैरेललोग्राम इस तरह से कंप्लीट होगा। अब हमें पता है कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर किसी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो हमने पढ़ा है कि tan अल्फा बराबर होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब हमारे पास अल्फा तो 90 है
और 1090 बराबर होता है इनफाइनाइट। इसको मैं लिख दूंगा 1/0 बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। इस तरह a प्लस b कॉस थीटा बराबर आ गया 0, तो b कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस a, तो कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस a अपॉन b। मतलब ऐसी किसी भी कंडीशन में ये रेडीमेड सॉल्यूशन है कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहता है, तो ये तभी हो सकता है जब पहली बात तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 से बड़ा एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, और उस एंगल की वैल्यू होगी cos थीटा बराबर माइनस a अपॉन b, जिसमें a छोटा नंबर होगा, b बड़ा नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ही 1 होती है, बाकी सब जगह तो 1 से कम होती है, तो a अपॉन b का रेशियो 1 से कम आना चाहिए, तो a छोटा होगा, b बड़ा होगा। और cos थीटा का नेगेटिव आना ये साबित करता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि cos थीटा 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है, 90 से 180 तक नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 से बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 16 Newton. If their resultant is 8 Newton and it is directed perpendicular to the smaller force, then calculate magnitude of both the forces. जो स्पेशल केस हमने अभी पढ़ा था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका करस्पॉन्डिंग फिगर ड्रॉ कर लें, तो हमें सोचने में थोड़ी आसानी होगी। पहली बात, सपोज हमारे पास दो वेक्टर थे, एक F1 और एक F2। इतना कॉमन सेंस हमको है ही कि जो F1 है अगर हम उसे छोटा वेक्टर मानते हैं और F2 को बड़ा वेक्टर मानते हैं, तो इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये कंफर्म है। तब ही ये कंडीशन हो सकती है। हमें F1 और F2 की मैग्नीट्यूड पता करके देना है, हमें इनके बीच का एंगल पता नहीं है। हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो इनमें से किसी एक के परपेंडिकुलर है। से के हमने मान लिया कि वो F1 के परपेंडिकुलर है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे हिसाब से F1 छोटा है। ये थीटा है कितना ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी अभी जो मैंने स्पेशल केस पढ़ा था उससे मुझे समझ है कि जो cos थीटा है मैं उसे लिख सकता हूँ माइनस F1 अपॉन F2। ये मेरे स्पेशल केस में जो मैंने पढ़ा था उससे मेरे को समझ है, ये इनका रिजल्टेंट है। सो और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है, और F1 प्लस F2 सीधे ऐड करें बिना वेक्टर के तो 16 न्यूटन आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, बाकी सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर हम देखें कि हमारे हिसाब से रिजल्टेंट होता क्या है, तो हमारे हिसाब से रिजल्टेंट होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। इसलिए R को लिख सकते हैं हम 8, और इसका कर दें स्क्वायर तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। सामने हमारे पास आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा को लिख सकते हैं हम माइनस F1 अपॉन F2। सो इधर से F2 कैंसिल आउट हो गया, 64 इज इक्वल टू आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F2 कैंसिल आउट हो गया 2F1 स्क्वायर। इसलिए 64 बराबर हो गया F1 F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं F2 माइनस F1 और F2 प्लस F1।
F2 प्लस F1 को 16 लिखा जा सकता है, तो ये हो गया F2 माइनस F1 इंटू 16। तो हम सोच सकते हैं कि F2 माइनस F1 बराबर आ गया 4, जबकि हमारे पास पहले से ही F2 प्लस F1 बराबर था 16। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो 2F2 बराबर हो जाएगा 20, तो F2 बराबर हो जाएगा 10। तो क्लियरली F1 बराबर होगा 6, क्योंकि दोनों का सम आ रहा है 16। इस तरह हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर, पर जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो अननोन क्वांटिटी थी थीटा या कॉस थीटा। अगर हमें ये रिलेशन रेडीमेड याद है तो हमने उसको F1 F2 से रिप्लेस कर लिया और तब हमारा सवाल आसानी से हो गया, नहीं तो ये हमें परेशान करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स P वेक्टर एंड Q वेक्टर हैव रिजल्टेंट R वेक्टर which is perpendicular to P vector. If R vector has a magnitude equal to Q vector magnitude upon 2, then find the angle between P vector and Q vector. चलो सोच कर देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनाने वाला बोल रहा है कि एक तो ऐसा P वेक्टर और दूसरा है Q वेक्टर, और रिजल्टेंट जो है वो P वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल तो 90 है ही। हमको ये पूरा एंगल बताना है, ये कितना है। अगर मैं ये एंगल निकाल सकूं बीटा, तो मेरे को अभी चमक रहा है कि थीटा बराबर होगा 90 प्लस बीटा। अब अगर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो इस तरह कंप्लीट होगा। तब अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं ए बी सी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जिसे आप कह रहे हो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, वो ए बी की लंबाई है, ए बी की लेंथ है वो। ए बी की लेंथ मतलब आर का मैग्नीट्यूड मतलब क्यू बाय 2, और ए सी की लेंथ मतलब क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब क्यू। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लगाएं कॉस बीटा, तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा क्यू बाय 2 अपॉन क्यू। तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 1/2, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अरे वाह, अगर बीटा 60 डिग्री आ गया तो ये वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे। तो अगर बीटा 60 डिग्री आ गया तो थीटा कितना आ गया होगा, थीटा आ गया होगा 90 प्लस 60 यानी 150 डिग्री। ये इस सवाल का आंसर है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, हम उनको यहाँ पर एक कंप्यूटर सिमुलेशन से देखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ये ए और बी ब्लू कलर के दो वेक्टर्स हैं और सी उनका रिजल्टेंट है। मैंने इनकी वैल्यूज 10-10 यूनिट्स ले रखी है, आप देख सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड भी 10 यूनिट्स है, बी का मैग्नीट्यूड भी 10 यूनिट्स है, और सी उनका रिजल्टेंट है। और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये फॉर्मूला चल रहा है अभी यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो चीजें यहाँ दिखाना चाहता हूँ वो पूरे लेक्चर में जो हमने पढ़ी वो है, सबसे पहला और की कॉन्सेप्ट कि रिजल्टेंट को लंबा कंपोनेंट पसंद है, रिजल्टेंट लाइक्स लार्जर कंपोनेंट। तो अगर मैं इनमें से किसी की भी लेंथ बढ़ाऊं तो रिजल्टेंट उस तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो ये देखिए मेरे पास फॉर्मूला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। मैं अभी ए को 1 से मल्टीप्लाई किया हूँ, चलिए मैं ए की लेंथ बढ़ाता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए जैसे ही ए की लेंथ बढ़ी वैसे ही वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर टिल्ट हो गया टुवर्ड्स ए।
मैं वापस इसकी लेंथ को कम कर देता हूँ। अब बी की लेंथ को बढ़ाता हूँ। अभी दोनों की लेंथ बराबर है, अब बी की लेंथ को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर बी की तरफ टिल्ट हो गया। डबल कर दी मैंने इसकी लेंथ। अब मैं a प्लस टू बी कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ए और बी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, उनका रिजल्ट तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन जो लार्जर लेंथ वाला है उसकी तरफ जो रिजल्टेंट है वो टिल्ट होता चला जा रहा है। एक तो ये मेरे को क्लियर कट समझ में आ गया। वापिस ले आते हैं वहीं पे। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ए और बी के बीच का एंगल चेंज करूंगा। और आप देखेंगे कि मैंने आपको सिखाया था कि ए प्लस बी एक्यूट एंगल पर ज्यादा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल पर कम होता है। एंगल छोटा ए प्लस बी बड़ा, एंगल बड़ा ए प्लस बी छोटा। तो पहले मैं ए और बी के बीच का एंगल जो है उसको पहले मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब देखेंगे जब मैं ए और बी के बीच के एंगल को छोटा करूंगा तो इनका रिजल्टेंट बड़ा होने लगेगा। ये देखिए, और छोटा एंगल किया और रिजल्टेंट बढ़ा, और छोटा और बड़ा, और छोटा और बड़ा, और छोटा और बड़ा, और छोटा और बड़ा, और छोटा और बड़ा। यानी ए और बी के बीच का एंगल मैं कम करता जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं उनका रिजल्टेंट ए प्लस बी बड़ा होता जा रहा है। अब मैं इनके बीच का एंगल बढ़ाऊंगा और आप देखेंगे कि ए प्लस बी कम हो रहा है। ये मैंने इनके बीच का एंगल बढ़ाया 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 और ए प्लस बी कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। ये वो स्पेशल कंडीशन आ गई जो अभी हमने पढ़ी थी कि जब ए और बी का रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के परपेंडिकुलर हो। अब हम देखते हैं ए माइनस बी कैसे निकालें। तो हम पहले इसको वापस अपनी कंडीशन में ले आते हैं, उसी कंडीशन में। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी की। हमने ऐसे पढ़ा था कि ये ए माइनस बी है, पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल ए माइनस बी है ना। सो ए माइनस बी हमें अब ये जो सी है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फिर से वही करते हैं, चलिए मैग्नीट्यूड बड़ा करके देखते हैं। तो मैं इसको 2a कर दूं। ये देखिए, ये माइनस बी के साथ बड़ा एंगल बनाने लगा और ए के साथ छोटा एंगल बनाने लगा। इसको कम कर देते हैं, बी को बड़ा करते हैं। माइनस बी के साथ छोटा एंगल, ए के साथ बड़ा एंगल। अब मैं ए और बी के बीच का एंगल बदलता हूँ। अगर मैं ए और बी के बीच का एंगल छोटा करूंगा तो उनका डिफरेंस भी छोटा होगा, और अगर बड़ा करूंगा तो डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था एक्यूट एंगल पर डिफरेंस छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल पर बड़ा होता है। चलो पहले छोटा करते हैं। ये देखो इसकी लेंथ कम होती जा रही है। अब मैं एंगल बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ, ये देखो इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।